नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान का छठा लेसन राजस्थान का भौतिक स्वरूप करेंगे। इससे पहले के लेसन के अंदर हमने राजस्थान के अंदर जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और यहाँ हम भौतिक स्वरूप के बारे में ज्ञात करेंगे। देखिए, राजस्थान के जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप और स्थिति का हमने कुछ अध्ययन किया है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, राजस्थान की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ की जलवायु कैसे हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए, विभिन्न कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक है भौतिक स्वरूप। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप देखिए अत्यंत जटिल और विविधता वाला रहा है। अब ये जटिल और विविधता वाला रहा है जानते हैं क्यों। राज्य के मध्यवर्ती भाग में है अरावली पर्वतमाला, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है और राज्य का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय है, दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। यानी एक तरफ पर्वतमाला है, एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भौतिक भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, एक बार हम इसके नक्शे को देखें तो हमें इसके बारे में देखो ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। देखिए, ये 4 हमें इसके भौतिक स्वरूप हैं वो अलग अलग तरीके से दिखा रखे हैं। ये हमारा थार का प्रदेश दिखा रखा है, ठीक है, और इसी प्रकार ये हमारा आ गया अरावली का क्षेत्र, ठीक है, और ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आ गया और ये हमारा दक्षिणी भाग आ गया। तो इस प्रकार इसे भौतिक स्वरूप के आधार पर देखें तो हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों के अंदर। थार का मरुस्थल, ठीक है, कौन कौन सा है, भौतिक स्वरूप में 4 भाग है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। तो थार के मरुस्थल के बारे में देखें। देखो, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक, कहाँ से कि हम जानते हैं कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर राजस्थान स्थित है, ठीक है। तो पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली जहाँ तक है वहाँ तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है, ठीक है। तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित थार मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं, 12। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग है वो इस मरुस्थल पर फैला हुआ है और राजस्थान की लगभग कुल जनसंख्या का 40% संख्या इस मरुस्थल में निवास करती है। यानी राजस्थान का थार मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्र का 61% भाग घेरे हुए है और कुल जनसंख्या का 40% भाग यहाँ निवास कर रही है, ठीक है, और 12 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। और इस मरुस्थल की बात करें तो ये विश्व के अन्य मरुस्थलों से बिल्कुल अलग है। कैसे कि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व है, अधिक पशु घनत्व है, अधिक वर्षा, अधिक खनिज विविधता है, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण ये विश्व का सबसे घना मरुस्थल माना गया है, ठीक है। यानी थार का मरुस्थल विश्व के सबसे धनी मरुस्थलों के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ जन घनत्व भी ज़्यादा है, पशु घनत्व भी ज़्यादा है, खनिजों की विविधता है, कृषि सिंचाई के साधन अलग अलग हैं, सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो क्षेत्र है उसमें रेतीले मरुस्थलीय भाग बड़े बड़े हैं। इन भाग को भारतीय महामरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा गया है। यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट या भारतीय महामरुस्थल किन
क्षेत्रों को नाम दिया गया है वो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले दौरों को नाम दिया गया है। इस क्षेत्र में जो रेतीली मिट्टी है, रेत के टिल्ले हैं, वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये टिल्ले हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। और बालू का स्तूप हैं वो स्थानीय भाषा में धोरे कहलाते हैं, यानी मिट्टी के जो स्तूप हैं वो स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? धोरे। बालू का स्तूप धोरे। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर भी अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। यानी धरातल की जो विशेषता है उस आधार पर भी थार के मरुस्थल को भी अलग अलग माना गया है। जैसे एक भाग है मरुभूमि, दूसरा भाग है घग्गर का मैदान, तीसरा भाग है अर्ध मरुस्थलीय भाग। यानी एक तरफ पूरा मरुभूमि या मरुस्थल भाग है तो एक घग्गर का मैदान भी है, तीसरा अर्ध मरुस्थलीय भाग भी है। नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः प्रवाही प्रदेश, ये अलग अलग धरातल को बांटा गया है, ठीक है, जो उनकी धरातलीय विशेषताओं के आधार पर माना गया। दूसरा है अरावली। ये राजस्थान के मध्य भाग में स्थित पश्चिम से उत्तर पूर्व के अंदर है, ठीक है। यानी अरावली का जो क्षेत्र है वो राजस्थान के मध्य में, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। जैसे हम इसमें देखें कि अपना ये जो नक्शा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्थिति है कहाँ की है? ये स्थिति अपनी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की है और ये अरावली इस प्रकार आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार अरावली है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्तारित है, ठीक है। किधर विस्तारित है? उत्तर पूर्व की ओर दिशा की ओर विस्तारित है। तो राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राज्य के लगभग 9% भाग पर जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीनतम पर्वतमालाओं में है। तो ये राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए अरावली पर्वत? 9% भाग को, और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला कहाँ से प्रारंभ होती है? दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से प्राप्त होती है और उत्तर में दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों पर ये समाप्त होती है। तो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसीना तक ये फैली हुई है। इस प्रकार इसका कुल विस्तार है वो 692 किलोमीटर है। यानी अरावली पर्वतमाला दक्षिण से गुजरात खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। और ये अरावली पर्वतमाला क्या करती है? ये पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। एक तरफ इसके पूर्वी राजस्थान है तो दूसरी तरफ इसके पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्च भूभाग राजस्थान, ठीक है। यानी अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है जो राजस्थान को 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज साधन प्राप्त होते हैं। यानी हमारी अरावली पर्वतमाला है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी समृद्ध है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। हमने ऊपर पढ़ा है मरुस्थल भाग के अंदर, थार के मरुस्थल के अंदर, कि पश्चिमी भाग के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है। उस मरुस्थल के प्रसार को पूर्व की ओर फैलने से रोकने का काम किसने कर रखा है? अरावली पर्वतमाला ने कर रखा है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। तो नदियाँ अधिकांश से कहाँ से शुरू हो रही हैं? वो अरावली पर्वतमाला से शुरू हो रही हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियाँ आदि पाई जाती है, ठीक है। यानी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पति अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में मिलती है। देखिए अरावली पर्वतमाला है वो मानसून को लेकर भी राज्य की मानसून निर्धारित करती है। कैसे? देखिए अरावली पर्वतमाला है वो मानसून को रोकती है और दक्षिणी राजस्थान में बरसात, साथ में पूर्वी राजस्थान में बरसात करती है। देखिए हम इस यहाँ देखें, देखिए ये पूर्वी भाग है और ये दक्षिणी भाग नीचे, और ये क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला का। तो जब
ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये हवाएं आती है तो वो अरावली से टकराती हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये हवाएं आकर इसी क्षेत्र में बरसात कर देती हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बरसात करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, यानी ये बरसात करने में सहायक है, इसीलिए ये क्षेत्र उपजाऊ है। कौन सा? पूर्वी और दक्षिणी। तो इसी कारण अरावली क्या कहलाती है? राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है, जो 1722 मीटर ऊंची है। यानी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722। कहाँ है? माउंट आबू कहाँ? सिरोही जिले के अंदर स्थित है, और राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में ये जानी गई है। अब है पूर्वी मैदान, ठीक है। वो पूर्वी मैदान जो अरावली पर्वतमाला के कारण एक अच्छा उपजाऊ मैदान बन पाया है। देखिए, राजस्थान का पूर्वी मैदानी जो भाग है वो चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा प्रवाहित हो रही हैं, ये नदियाँ ज़्यादा प्रवाहित हो रही है। तो इन नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी से ये उपजाऊ बना रहता है, और विस्तृत रूप से ये गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। तो पूर्वी मैदानी भाग है वो राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। यानी कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 23, ठीक है। यानी हमने इससे पहले ये जाना है कि जो थार का मरुस्थल है वो राज्य के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है, और वहीं अरावली है वो राज्य के लगभग 9% भाग पर फैली हुई है। उसी प्रकार ये जो पूर्वी मैदान है वो 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र, यानी चंबल नदी से आसपास हम जब कोटा से धौलपुर के क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है, तो नदी नाले अपरदित क्षेत्र हैं, ठीक है। यानी चंबल नदी के आसपास, यानी किस नदी से बना है? चंबल से। कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल का बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, यानी बैड लैंड टोपोग्राफी, बेड लैंड टोपोग्राफी, उत्खात भूमि या डांग क्षेत्र या बीहड़, चंबल के बीहड़ के नाम से जानते हैं। वो ज़मीन कहाँ है? वो ज़मीन कोटा से धौलपुर के क्षेत्र में। किस नदी के क्षेत्र में? चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में है, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे उपजाऊ सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र पूर्वी मैदान है, क्योंकि यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी ये क्षेत्रफल में तो राजस्थान का क्षेत्रफल घेरता है 23%, लेकिन यहाँ 40% जनसंख्या पूर्वी मैदान के अंदर निवास करती है। पूर्वी मैदान के अंदर ही बैडलैंड क्षेत्र या डांग क्षेत्र या बीहड़ क्षेत्र है, जो कहाँ है? कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र है, जो नदी नालों के अपर्दन से उबड़ खाबड़ होकर बना है। राजस्थान के दक्षिण भाग में बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माई नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो माई, सोम, जाखम हैं वो बह रही हैं। इन सहायक नदियों द्वारा भी कुछ मैदानी भाग बने हैं, इन्हें माही का मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में। 56 गाँवों के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण हम इसे 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बना हुआ 56 नदी नालों या गांवों के समूह से बना मैदान 56 का मैदान कहलाता है। तो वो कहाँ हो गया? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र में हो गया। नेक्स्ट अपना चौथा पार्ट है, इसमें भौतिक रूप के अंदर दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती कहा जाता है। देखिए, आज भी हाड़ौती के रूप में हम कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि को देख रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हाड़ा शासकों का शासन रहा है, इसलिए क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। और दक्षिणी इस पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। लगभग 7% क्षेत्र में हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार फैला हुआ है।
इस पठारी क्षेत्र के अंदर जो अधिकांश मिट्टी लावा से निर्मित काली मिट्टी है, ठीक है, लावा निर्मित काली मिट्टी है जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ फसल अच्छी होती है। कपास की फसल भी इस क्षेत्र में अच्छी होती है। राजस्थान के अन्य पठारों में हम देखें, सिरोही में उड़िया का पठार और आबू का पठार, ठीक है, यानी आबू का पठार कहाँ है? सिरोही में। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। उदयपुर और राजसमंद में स्थित है भोराट का पठार। भोराट का पठार उदयपुर राजसमंद, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में है ऊपरमाल, ठीक है, यानी बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के जिले के इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? ऊपरमाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उदयपुर प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पठार हैं। सिरोही में उड़िया और आबू का पठार, उदयपुर राजसमंद में भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल और उदयपुर प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। ये राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूप हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जलवायु और ऋतु चक्र, ठीक है। देखिए, राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, ठीक है, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र क्षेत्र है जहां 5 प्रकार की जलवायुवीय परिस्थितियां पाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर कितने प्रकार की जलवायुवीय परिस्थितियां हैं? 5 प्रकार की। और उसका कारण क्या है? प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में इसका उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित होना, समुद्र तट से दूरी होना, अरावली पर्वत की स्थिति है जो कि दक्षिणी से पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर विस्तार होना। इन कारण ये एक ऐसा प्रदेश हो गया जो 5 प्रकार की जलवायु रखता है। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में बिल्कुल शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, ठीक है, यानी राज्य के पश्चिम भाग में 61% भाग शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला है। और वहीं हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उन क्षेत्रों के अंदर अरावली के पूर्व में, ठीक है, अरावली के पूर्व के अंदर जयपुर और उत्तर पूर्व जिलों में उपाद्र जलवायु मिलती है। कौन सी मिलती है? अरावली के, कि हमने देखा था कि ये जो क्षेत्र है वो अरावली के रूप में है, ठीक है। तो अरावली के पूर्व के अंदर जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों के अंदर है वो उप आर्द्र जलवायु। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, सवाई माधोपुर और उदयपुर का जो क्षेत्र है वो नीचे है, ठीक है। तो सवाई माधोपुर और उदयपुर के इन क्षेत्रों में जो हम जलवायु स्थिति देखते हैं वो जलवायु आर्द्र है। और दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में ये भी आर्द्र है। यानी जयपुर, अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्व जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक ये आर्द्र जलवायु है। और दक्षिण में बांसवाड़ा, ठीक है, और दक्षिणी पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखिए, राजस्थान का जो अति आर्द्र जिला है वो झालावाड़ है। और झालावाड़ है वहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है। लगभग कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। जलवायु की औसत व्यवस्थाओं या अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। यानी इसका अधिकांश क्षेत्र है वो सूखे क्षेत्र में, इसलिए ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक शुष्क है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन देखें कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। और ये बात हम सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है। तो 3 ऋतुओं के अंदर कौन कौन सी है? ग्रीष्म, शीत और वर्षा। ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से जून के मध्य, वर्षा है जुलाई से सितंबर के मध्य और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। किस ऋतु की क्या स्थिति है, तापमान कहाँ किस प्रकार रहता है। देखिए, सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। हम जानते हैं
कि ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो तापमान है वो शाम से 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। गर्मी में तापमान 30 से 40 डिग्री से अधिक रहता है। और जो पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जहाँ विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तो तापमान 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और कभी कभी से ऊपर भी चला जाता है। थार का जो मरुस्थल है वो रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में है। भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक क्यों है? क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में, किस ऋतु में? गर्मी की ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और वही तापमान है वो रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक और जो वार्षिक तापांतर है वो अधिक होता है। यानी राजस्थान के इस पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ देखो तापांतर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो दैनिक हो चाहे वार्षिक हो। क्यों? कि दिन का तापमान यहाँ गर्मी में बहुत बढ़ जाता है, रात को ठंडा हो जाता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू क्या होता है? ऊंचाई के कारण माउंट आबू गर्मी की ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा रहता है? माउंट आबू। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर है। देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में तेज़ हवाएं चलती है जो गर्म होती है और धूल भरी होती हैं। तो राजस्थान के अंदर गर्मियों के अंदर चलने वाली धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है, जो अत्यंत गर्म होती है और कई बार इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा की भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारी ऋतु है वर्षा ऋतु। देखो, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यानी मानसूनी हवाएं ही हमारे यहाँ बरसात करती हैं और ये बरसात जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा होती है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून हो या अरब सागर से। अब जो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अभी इसके बारे में हमने नक्शे के द्वारा देखा भी था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनको बंगाल की खाड़ी से उठी जो हवा अरब सागर के द्वारा उठी हवा अलग अलग होती है, और जो बंगाल की खाड़ी की हवा है उसको अरावली पर्वतमाला द्वारा रोक लिया जाता है और उसके रोकने के वो एक दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर बरसात का मुख्य कारण बन जाती है। तो बंगाल की खाड़ी से अधिकांश पूर्वी राजस्थान के अंदर बरसात होती है और अरब सागर मानसून से जो वर्षा होती है वो अधिकांश दक्षिणी राजस्थान में होती है, ठीक है। यानी बंगाल की खाड़ी ज़्यादा बरसात कहाँ करेगी? पूर्वी राजस्थान में, और अरब सागर का मानसून दक्षिणी राजस्थान में बरसात ज़्यादा करता है। और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है झालावाड़, जो लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए राजस्थान का सबसे आदर जिला किसे माना जाता है? झालावाड़ को। वहीं सबसे कम वर्षा की बात करें तो वो क्षेत्र है जैसलमेर जिला, जहां 10 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है सबसे कम। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्यों? वही बात, ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। भी दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर बरसात कम होती जाएगी, क्योंकि अरावली है वो दक्षिणी पूर्वी तक ही काम करती है। आगे आने वाले बरसात के सीजन में वो इसी तरफ बरसात ज़्यादा करती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। ध्यान रखें, अरावली के कारण पूर्व दिशा के अंदर 50 सेंटीमीटर ज़्यादा और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बरसात हो पाती है। शीत ऋतु, ठीक है। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जिसका कारण क्या है? रेत का ठंडा होना। ऊंचाई के कारण शीत ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है,
क्यों? क्योंकि फिर वही बात, ये ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ठंडा माउंट आबू। ठीक है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव से वो बढ़ती रहती है। तो उत्तरी भारत से आने वाली शीत लहर यहाँ ठंड बढ़ाने का काम करती है। देखिए, भारत में जो शीत ऋतु है उस समय होने वाली बरसात को मावठ कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। कई कंपटीशनों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शीत ऋतु में होने वाली बरसात क्या कहलाती है? मावठ। ये क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ है और ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में बरसात करते हैं। और मावठ को गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं क्योंकि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ठीक है। तो सर्दियों में होने वाली बरसात को किस नाम से जाना जाएगा? मावठ या पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागरीय विक्षोभों के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है या सूखा पड़ता है। अब इसका कारण क्या है कि क्यों अकाल पड़ता है, क्यों बार बार सूखा पड़ता है? देखो, इसका है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना। यानी इस क्षेत्र के अंदर बरसात पर्याप्त है, अनिश्चित है और अनियमित है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी आ जाती है और ये स्थिति क्या कहलाती है? अकाल कहलाती है। जब बरसात ही अनिश्चित, अपर्याप्त होगी, अनियमित होगी तो पानी कम हो जाएगा, जिससे समस्या आ जाएगी। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने इसका विवेकहीन तरीके से इस्तेमाल किया है। वनों की कटाई कर दी है, जिसके कारण भूमिगत जल है उसको भी कम कर दिया है, क्योंकि उसका अति दोहन किया जा रहा है। तो वनों की कटाई से भी और जल के दोहन से भी पारस्परिक या पारंपरिक जल संसाधन है उसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक जल संसाधनों की उपेक्षा कर दी है। इन सब का प्रतिकूल प्रभाव इस प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी मरुस्थलीकरण क्या हो गया? यानी भौतिक दशाओं के कारण या मनुष्य के कुछ स्वार्थपूर्ण कार्यों के कारण जब भूमि क्या हो जाती है? बंजर, उपजाऊ से बंजर हो जाएगी और रेतीली मिट्टी में बदल जाएगी, तो उसे मरुस्थलीकरण कहेंगे। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, लेकिन फिर भी इसे वृक्षारोपण से कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि एक सराहनीय कार्य है। तो हमें भी वृक्षारोपण लगातार करते रहना चाहिए। धन्यवाद।